हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग महातांडव शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का, और एक लेक्चर हम लोग डाल चुके थे और बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सारे बच्चों से। बहुत सारे बच्चे परेशान होते थे कहाँ से वीडियो देखेंगे। तो बिजनेस स्टडी का केवल महातांडव नहीं बाबू, महातांडव देखने के लिए जो बच्चा महातांडव अच्छे से करना चाहता है उसके लिए जरूरी ये है कि बिजनेस स्टडी का बहुत सारा लेक्चर पहले से डाला हुआ है। बहुत सारा वीडियो, 2-3 वीडियो तो 4 हमको लगता है 6 वीडियो पहले से डाला हुआ है। तो जो 5-6 लेक्चर पहले से डाला हुआ उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो सारे लेक्चर को मिला के हम महातांडव करा रहे हैं। तो वो अगर पहले से किया रहेगा तो महातांडव में आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाना है बिजनेस स्टडी का और वहाँ पे जितने वीडियोज डाले हुए उसको भाई कर लो। अभी जो लेटेस्ट में वीडियो डाले गए सारे वीडियो करो, सारे वीडियो को जोड़ के महातांडव हो रहा है। तो अगर आप पहले से पढ़े रहोगे तो महातांडव में आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर, आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट कर देंगे। आज लाइव नहीं ले पाए क्योंकि बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है, बार बार वीडियो रुक रहा है, इसलिए लाइव नहीं ले पाए। तो उस वीडियो को आज हम रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा तो जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे, इसमें कोई लाइव का टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक देखे थे 7 तक। 8 नंबर से प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सभी होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज मार देना। इसमें है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन थे मैनेजमेंट के। तो याद रखना, मैनेजमेंट के फादर का नाम है हेनरी फ्योल। मैनेजमेंट के फादर का नाम क्या है, हेनरी फ्योल। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया था मैनेजमेंट का। कितना प्रिंसिपल दिया था, 14। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों से क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब, तो बोलता है प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य को उद्घाट करते हैं। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसका पालन, जिसको फॉलो हर बिजनेसमैन करता है। हर मैनेजर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फंडामेंटल ट्रूथ है, फंडामेंटल गाइड है जो हर मैनेजर को हेल्प करता है, गाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। तो फंडामेंटल ट्रूथ है जो हर मैनेजर को गाइड करता है मैनेजमेंट करने। तो याद रखना है कि फंडामेंटल ट्रूथ होता है जो हर मैनेजर को हेल्प करता है मैनेजमेंट करने में। आगे है समय अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। टाइम स्टडी क्यों करना चाहिए। तो समय अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि हमको ये पता चल सके किसी काम को करने में लगने वाले समय, किसी काम को करने में लगने वाले समय का अध्ययन करना समय अध्ययन करना कहलाता है। यानी टाइम स्टडी का मतलब होता है स्टडी करना। क्या चीज़ का स्टडी करना भाई, कि किसी भी काम को, पर्टिकुलर काम को करने में कितना समय लगेगा उसको स्टडी करेंगे तो वो टाइम स्टडी होगा। थकान अध्ययन के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेटिक स्टडी। थकान अध्ययन का क्या उद्देश्य है भैया, तो बोलता है फेटिक स्टडी करने का यही उद्देश्य है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा वर्कर कब थक जाता है। जिस समय वो थकता है उसको ब्रेक देंगे, रेस्ट देंगे ताकि वो फिर से रिकवर होके और हमारे काम में लौट सके। इसलिए हम लोग फेटिक स्टडी करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फेटिक स्टडी करते हैं। आगे है प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से कैसे लागू होते हैं। कैसे माना जाएगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह यूनिवर्सली अप्लाई होता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली अप्लाई हर जगह पे होते हैं, इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, हर जगह अप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो हमारे कॉमन लाइफ में यूज में आते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको घर में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सरकारी विभाग में भी इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में, स्कूल में, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता का नाम क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। यहाँ 2 स्टडी के बारे में बात करें, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। समय अध्ययन और गति अध्ययन। समय अध्ययन हम इसे करते हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, किसी काम को करने में लगने वाले समय का अध्ययन करते हैं। और यहाँ किसी काम को करने में लगने वाले मोशन का स्टडी करते हैं कि स्पीड क्या है, मोशन क्या है, किस स्पीड से आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे हम टाइम को देखते हैं, किसी काम को लगने वाले समय को, और यहाँ पे देखते हैं किसी काम को लगने वाले मोशन को, क्या मोशन है, क्या स्पीड है काम करने का। तो यहाँ पे हमको वर्कर का स्पीड पता चल जाता है और यहाँ पे हमको किसी वर्कर का टाइम पता चल जाता है। तो यहाँ हमको ये पता चल जाता है मेरा वर्कर समय पर काम को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका उद्देश्य फिर वही है, इसका उद्देश्य किसी काम को करने में लगने वाले स्टैंडर्ड टाइम को की जानकारी लेना, और इसका उद्देश्य होता है किसी काम को करने में जो एक वर्कर की इफिशियंसी है, थकान है, फेटिक है, उसको स्टडी करते हैं कि कब वो थक जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं और यह देखना कि वे उसे सुंदर और सस्ते ढंग से कैसे करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ knowing what you really want to people do and want to see that they do it beautifully and cheaply। बोल रहा है कि ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का ही परिभाषा है
कि आप अपने वर्कर से क्या कराना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वो उसे कैसे बेहतर ढंग से पूरा करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की 4 विशेषताएं बताइए। तो पहला है श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ जाती, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ वर्कर, नियमों का सख्ती से पालन होता है, स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रिक्ट अप्लीकेशन ऑफ रूल्स। तीसरा होता है मानसिक क्रांति, मेंटल रिवोल्यूशन। चौथा परंपरागत प्रबंध का विरोध, ऑपोजिशन ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, पुराने मैनेजमेंट का विरोध ये लोग करता है कि पुराना मैनेजमेंट सही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही तो न्यू मैनेजमेंट, थोड़ा सा न्यू मैनेजमेंट टेक्निक को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक बोलते हैं। हेनरी फ्योल जो 14 सिद्धांत दिए थे कौन कौन था, ये पूछ सकता है। 14 प्रिंसिपल, ये पूरा नहीं पूछेगा लेकिन इसमें से कुछ का नाम पूछेगा, तो कुछ नाम यहाँ दिया हुआ है, तो उसमें से 5 के बारे में यहाँ बोल रहा है कि कुछ सिद्धांतों का। तो भाई 5 सिद्धांत दिया है। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा पहला सिद्धांत है, ये शुरू का 5 दे दिया है। दूसरा अधिकार और उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हम हर वर्कर को काम बांटते हैं उनकी योग्यता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार। जब किसी को काम बांट देते हैं तो उस काम को पूरा करने का अधिकार और उत्तरदायित्व उसे देते हैं। अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। जीवन में किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए तो सबसे बड़ा चीज़ है अनुशासन। अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिटी ऑफ कमांड बताता है कि जब भी आदेश आना चाहिए, जब भी कमांड होना चाहिए तो एक व्यक्ति से होना चाहिए, और आगे नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश, आदेश और निर्देश एक व्यक्ति से अगर आएगा तो वर्कर कंफ्यूज नहीं होगा, वर्कर कंफर्म रहेगा कि हमको क्या काम करना है। लेकिन जहां एक से ज़्यादा व्यक्ति से आदेश और निर्देश आने लगेगा तो वर्कर कंफ्यूज होता है और वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को समझाइए, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला टेक्निक है टाइम स्टडी, समय के बारे में स्टडी कीजिए। दूसरा मोशन स्टडी, तीसरा है फेटिक स्टडी, थकान का अध्ययन कीजिए। मेथड स्टडी, उसके बाद वो कार्य का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ये टेक्निक है जिसको अप्लाई करेंगे अगर आप अपने इंडस्ट्री में, तो ये माना जाएगा कि आपने अपने इंडस्ट्री में साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज किया। साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करने के लिए इन सब टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फेटिक स्टडी, मेथड स्टडी, और सिंप्लीफिकेशन करेंगे और स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे काम का। सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे काम का, याद रखना, ठीक है। वही उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। समाज इसमें कौन है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति सामाजिक नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण कानूनी है, ये हो गया आर्थिक वातावरण, ये हो गया वैधानिक वातावरण। देश का संविधान जो है वो भी नहीं, ये भी हमारा हो गया वैधानिक वातावरण। लेकिन परिवार की संरचना हमारा क्या है? सामाजिक पर्यावरण है। सामाजिक पर्यावरण के अंदर आता है परिवार की संरचना। भारत में उदारीकरण की नीति क्या रही है? तो सफल रही है। भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। नई आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? तो 1991 में, जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, जिसके अंदर आया था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, LPG, याद रखना क्या था, आया था LPG। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन कंपोनेंट LPG है, जिसको हम लोग अभी बताए थे। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में से कौन आर्थिक पर्यावरण का घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब इसमें कौन है जो रुपये पैसे से रिलेटेड है? तो जीवन की गुणवत्ता रुपये पैसे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बचत और निवेश रुपये पैसे से रिलेटेड है। तो हमारा B5 का हो जाएगा, B5 का क्या होगा? B। निम्नलिखित में से कौन सी मद आर्थिक पर्यावरण का घटक है? नीचे जो दिया उसमें से कौन रुपये पैसे से रिलेटेड है? तो पहला, दिल्ली में परिवहन और संचार सेवाओं का विस्तार रुपये पैसे से रिलेटेड है, तो फर्स्ट का A ही हो जाएगा, 6 का A हो जाएगा। 7, सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करती है, गवर्नमेंट रिड्यूस करती है कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन में, ये प्राइवेटाइजेशन में होता है। जब सरकार लिबरल होता है तब ना। सरकार जब उदारीकरण करती है तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा इजी बना देती है। जब भारत सरकार या कोई भी सरकार अपने यहाँ नियम कानून को आसान बना देती है तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। उदार मतलब होता है दयालुपन भी दिखाना, उदार मतलब होता है दयालुपन दिखाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। व्हाट डी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबल हो जाना। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी। आर्थिक वातावरण से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इकोनॉमी शामिल हो, जिसमें रुपया पैसा शामिल हो। तो देखिए लिखा, आर्थिक वातावरण धन का व्यवसायिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है, यानी रुपये पैसे का
कैसा प्रभाव पड़ेगा इस पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। यानी रुपया पैसा से संबंधित जितने भी काम है सब सब किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। व्यवसायिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, डिफाइंड बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब व्यवसाय के आसपास में वैसे पर्यावरण जो व्यवसाय को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। वो सारे फैक्टर जो व्यवसाय को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, वो कहलाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। निजीकरण क्या है, तो सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों को जो घाटे में चल रही थी उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन कहलाता था। बोलता है प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ सच इंडस्ट्री यूनिट टू द प्राइवेट सेक्टर्स विच आर टिल नाउ अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप। जो भी सरकारी क्षेत्र में है उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्राइवेट हाथों में सौंप देते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता था प्राइवेटाइजेशन। पर्यावरण व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयाम डायमेंशन बताइए, तो 5 डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट के, बताइए 5 डायमेंशन आपको बताया गया था। पहला डायमेंशन यहाँ 2 ही दिया है, लेकिन आपको हम 5 डायमेंशन बताए थे। पहला बताए थे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आर्थिक वातावरण। दूसरा बताए थे सोशल इन्वायरमेंट। तीसरा बताए थे लीगल इन्वायरमेंट, कानूनी वातावरण। चौथा था, याद रखना, एक सोशल इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट राजनीतिक वातावरण, और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तकनीकी वातावरण। तो 5 अलग अलग कंपोनेंट थे। फिर से बता रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर्थिक वातावरण, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट राजनीतिक वातावरण, लीगल इन्वायरमेंट तो वैधानिक वातावरण, उसका सोशल इन्वायरमेंट सामाजिक वातावरण, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तकनीकी वातावरण। 5 है, हम लोगों को पढ़ना है। 5 डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट के, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 क्षेत्र है, 5 डायमेंशन है। अब यहाँ पे लिख रहा है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताइए। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत सरकार प्राइवेट मतलब भारत सरकार भारत में चलने वाले उद्योगों के लिए नियम कानून को थोड़ा आसान कर दी। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को सरकार आसान कर देती है ताकि बिजनेस और रोजगार धंधे ज़्यादा हो सके, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब रिमूव कर देती सरकार, छूट दे देती बहुत सारे शर्तों से। जो अननेसेसरी शर्तें हैं उसको समाप्त सरकार कर देती है, लिबरल कर देती है, आसान कर देती है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिजनेस खोल सके। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब सरकारी क्षेत्र में चलने वाली कंपनियां जो घाटे में चल रही है, सरकारी क्षेत्र में चलने वाली कंपनियों को अगर हम प्राइवेट लोगों को दे देते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। किसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सरकारी क्षेत्र में चलने वाली सरकार कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे देना। व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि व्यवसाय के आसपास में फैला हुआ वह आवरण। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब बिजनेस के आसपास में फैला हुआ ऐसा इन्वायरमेंट जो बिजनेस को डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो डायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकता है बिजनेस को, और उसके आसपास में फैला रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? तो भैया देश को इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए 1991 में लाया गया था। 1991 में लाया गया था एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में लाया गया था। उस समय क्या था, देश की स्थिति बहुत खराब थी। जो अभी आप पाकिस्तान का स्थिति देख रहे हो ना, वही सेम स्थिति भारत का था 1991 में। तो उस समय उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक बड़े डिसीजन लिए गए थे, जिसके अंदर एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी 1991 में, जिसके अंदर 3 बड़ी बड़ी चीज़ों को जोड़ा गया था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीज़ों को जोड़ा गया था। व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयामों को बताइए। मेंशन द वेरियस, अभी बताए 5 डायमेंशन होते हैं बिजनेस के। बिजनेस के कितने डायमेंशन होते हैं? 5। तो 5 डायमेंशन को बताना है। तो पहला डायमेंशन बताया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड यानी रुपये पैसे से रिलेटेड। रुपया पैसा जैसे इकोनॉमिक कंडीशन देश का, इकोनॉमिक पॉलिसी। अब सरकार यहाँ पता चला जीएसटी का बदल दी या लोगों का इनकम बढ़ने लगा, रोजगार के साधन खत्म होने लगे तो लोगों का इनकम घटने लगा, असर पड़ जाएगा आपका। दूसरा सोशियो कल्चर, अगर सोसाइटी में कुछ चेंज होगा तो बिजनेस पर असर पड़ेगा। अगर सोसाइटी में अच्छा चेंज होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, सोसाइटी में खराब चेंज होगा तो बिजनेस घटेगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अगर हमारे देश की सरकारें बहुत मजबूत रही तो बिजनेस बढ़ेगा, सरकारें कमजोर रही, बार बार उतार चढ़ाव सरकारें बदल रही तो वहाँ पे बिजनेस खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। लीगल इन्वायरमेंट, सरकार बिजनेस के हिसाब से कानून बना रही तो बिजनेस बढ़ेगा, और सरकार बिजनेस के अपोजिट में कानून बना रही तो बिजनेस घटेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिजनेस के साथ अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है तो बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उसके कारण कितने बिजनेस खराब होने थे। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे किसी बिजनेस का ग्रोथ भी दिख रहा है और जिससे कोई बिजनेस जो है वो डिक्लाइन में भी जा रहा है। जिससे किसी बिजनेस का ग्रोथ दिख रहा है और जिससे कोई बिजनेस जो है वो डिक्लाइन में जा रहा है। आगे व्यावसायिक पर्यावरण की क्या विशेषता है? विशिष्ट और साधारण पर्यावरण से समझाइए। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब बिजनेस के आसपास में फैले हुए वह आवरण जिसका व्यवसाय पर
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उस पर असर पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक और जनरल इन्वायरमेंट। तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मतलब स्पेशल फैक्टर जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और जनरल मतलब स्पेशल फैक्टर का मतलब जो केवल हमारे बिजनेस को असर डालते हैं। जैसे सरकार अभी झारखंड में कोचिंग चलाने के लिए नियम बना दिया, तो ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट हम ही को डैमेज मार रहा है, यानी कोचिंग वाले को डैमेज मार रहा है, इससे बाकी पर तो असर नहीं पड़ा। लेकिन जनरल फैक्टर ऐसे हैं जो सब पर, जैसे सरकार जीएसटी ला दी तो खाली हम ही थोड़ी बर्बाद हुए हैं, वो किताब बेचने वाला भी बर्बाद हुआ, मिठाई बेचने वाला भी बर्बाद होगा, जो है कपड़ा बेचने वाला, सब आदमी पर असर पड़ा। तो जिस कानून का या जिस वातावरण का सब पर असर पड़ेगा, कोरोना सब पर असर पड़ा, जेन्युइन एनवायरनमेंट था। लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला आता है जिस पर हमारे ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो देखिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कौन कौन होता है जहाँ पे असर पड़ता है। अच्छा एग्जाम्पल लिखा भी नहीं, सिंपल खाली कहानी लिख दिया। फिर बता रहे हैं जनरल इन्वायरमेंट मतलब ऐसा कानून या ऐसा वातावरण जिसमें सब पर असर पड़ता है। लेकिन स्पेशल का मतलब खाली हम ही लोग पर असर पड़ा, बाकी सब पर असर उतना नहीं पड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल। चौथा नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू प्लानिंग, छोटा सा चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का लिमिटेशन रिजिडिटी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ह्यूज कॉस्ट है, लेकिन ये नहीं है। ये बेसिस ऑफ कंट्रोल जो है फीचर्स है, मेरिट है, डिमेरिट नहीं है। अच्छा लिखा है, एक अच्छी योजना कैसी होती है? एक अच्छा योजना खर्चीला होता है, गलत बात। एक अच्छा योजना समय लेने वाला होता है, गलत बात। एक अच्छी योजना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एक अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल। प्लानिंग किसके लिए होता है? प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। तो प्लानिंग ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। प्लानिंग क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। प्लानिंग में हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, याद रखना। प्लानिंग जो है गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और मेंटल प्रोसेस है। प्लानिंग हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे लिखा है कि प्लानिंग इज नेसेसरी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो प्लानिंग नेसेसरी है, जरूरी है। प्लानिंग जो है वो जरूरी है। कोई दिक्कत है? नियोजन होता है किसके लिए? तो प्लानिंग होता है फ्यूचर के लिए। प्लानिंग किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। प्लानिंग होता है फ्यूचर के लिए। सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, प्लानिंग किसके लिए होता है। ये सब क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है? तो प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग है और लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग है। बजट का अर्थ क्या होता है? बजट का अर्थ होता है आने वाले समय में कितना इनकम आएगा और कितना खर्च आएगा, उसका एस्टिमेशन, अनुमान। अनुमान तो भविष्य में कार्यकलाप का निर्माण नहीं, निष्पादन का निर्माण नहीं, नहीं। इसका मतलब है कितना पैसा आएगा और कितना पैसा। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन याद रखना न्यूमेरिकल टर्म में होना चाहिए। अगर संख्या नहीं है तो वो भी बजट नहीं है। बजट का मतलब होता है एक संख्या के रूप में हम ये अनुमान लगाते हैं कि कितना इनकम आएगा और कितना हमारा खर्च होगा। उसको अगर संख्या के रूप में लिखते हैं तो ये कहलाता है हमारा बजट। अब अगला क्वेश्चन है नीति और कार्य प्रणाली में एक अंतर बताइए। तो भैया नीति निर्णय की स्थितियों और सीमाओं को परिभाषित करता है। नीति बताता है कि कैसे आपको निर्णय लेना है और क्या आपका सीमा है, ये बताता है। जबकि कार्य प्रणाली जो है वो कार्य की रूपरेखा बताती है, यानी कार्य प्रणाली कार्य की रूपरेखा बताती है, जबकि नीति जो है निर्णय की स्थिति को बताता है। नियोजन को परिभाषित कीजिए। तो प्लानिंग क्या है भाई? प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य के बारे में योजना बनाना। प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य के बारे में। नियोजन का अर्थ होता है कुछ करने से पहले सोचना। बोलता है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ करने से पहले सोचना ही प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ करने से पहले जो अगर हम सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो वो प्लान होता है। योजना के योजना के प्रकार के रूप में उद्देश्यों का अर्थ समझिए। तो योजना में उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव। तो जब भी हम प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले प्लान बनाने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस लिए प्लान बना रहे। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारा उद्देश्य इस बार है कि हमको इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है, तो हम प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। इस बार हमारा उद्देश्य है कि नहीं हमको अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, तो हम प्लान उसी हिसाब से बनाएंगे। तो जैसा हमारा प्लान होगा, जैसा हमारा उद्देश्य होगा, वैसा हमारा प्लान होता है। तो प्लान बनाने से पहले आपको उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि किस लिए प्लान बना रहे। नियोजन की सीमाओं को लिखिए। नियोजन का सीमा मतलब लिमिटेशन, जो है हानि। क्या है सीमा? तो पहला परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन, मतलब जहां बार बार चेंज हो जाएगा ना, वहां आपका प्लान काम नहीं करेगा। जहां बहुत जल्दी जल्दी परिस्थितियां बदल जाती है, वहां प्लान काम नहीं करेगा। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, यानी प्लान जब बना के आप देते हैं तो कोई व्यक्ति के अंदर जो अपने से खुद सोचने की क्षमता होती है कम हो जाती है, क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाता, आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम करता है। नियम और नीति में क्या अंतर है? तो भैया नियम क्या है? नियम आपको बताते हैं, बांधते हैं कि क्या नहीं करना है। बोल रहा है कि ये व्यवहार यानी बिहेवियर मार्गदर्शक होते हैं, कैसे आपको चलना है। और ये डिसीजन मेकिंग में आपको गाइड करता है। ये पॉलिसी डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ये आपको बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। मार्गदर्शक हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी बोलता है ये रिजिड होते हैं, नियम है, चेंज नहीं होगा। जबकि नीति चेंज हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो नियम रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं, परिवर्तन नहीं होता है। जबकि
नीतियां जो है वो परिवर्तित हो सकती है। विवरण बोलता है यह स्पेसिफिक विवरण है और यह जनरल विवरण है। जनरल मतलब नॉर्मली रहता है कि ये हमारी पॉलिसी है, लेकिन नियम का मतलब कठोर शब्दों में लिखा रहता है, यहाँ धूम्रपान निषेध है। नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया, संक्षेप में समझाइए। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो मेंटल प्रोसेस का मतलब है कि प्लान आसानी से नहीं बनता, दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग जो है एक मेंटल प्रोसेस है, जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब प्लान बनेगा। तो नियोजन प्राथमिक रूप से एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि योजना बनाना सबके बस की बात नहीं, इसलिए इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसीलिए प्लान को हम लोग बोलते हैं, प्लानिंग करने का मतलब मेंटल प्रोसेस, दिमागी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा दिमागी एक्सरसाइज करेंगे। नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक्सप्लेन कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब आप एक बार प्लान बना लीजिएगा तो क्या लगता है वही प्लान हर बार यूज कीजिएगा? नहीं, हर बार आपको प्लान अलग बनाना होगा। अगर वैसा होता तो भारतीय क्रिकेट टीम एक बार किसी से मैच जीत गया तो वही प्लान सब टीम के साथ लगा देता, लेकिन नहीं, हर मैच के लिए अलग अलग प्लान बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक प्लान हर जगह सक्सेस नहीं करेगा, तो प्लान हमेशा बनाना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियोजन के महत्व का उल्लेख कीजिए। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है भैया? तो प्लान जो है अनिश्चितता के जोखिम को कम करता, नहीं अगर प्लान बना के आप नहीं चलिएगा तो रिस्क रहेगा, उस रिस्क को कम करने के लिए प्लान चाहिए। प्लान आपको गाइड करता है, बोलता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। और नियोजन अति व्यापी और हानिकारक गतिविधियों को कम करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। यानी कोई एक ही काम को, मान लीजिए प्लान नहीं रहेगा ना, तो एक ही वर्कर दो को एक ही काम को दो वर्कर कर दिया, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर प्लान बना के देंगे तो पता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगा, नहीं एक ही काम को दो आदमी नहीं करेगा, तो ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब लिखा है नियोजन क्या है? प्रबंधन द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लानिंग प्रोसेस पूछा जाता है आपको, प्लानिंग प्रोसेस पूछा जाएगा। तो प्लानिंग प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, एकदम सीरियल में लिखिएगा जैसे यहाँ पे है। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा पूर्वानुमान लगाएंगे उसका हम लोग। तीसरा वैकल्पिक मार्गों का खोज करेंगे। चौथा वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन करेंगे और जो बेस्ट होगा उसको चुनाव करेंगे। और यहाँ एक और है, छठा में होगा इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो बेस्ट होगा उसको अप्लाई करेंगे और फिर हम फॉलो करेंगे, और हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बेस्ट होगा उसको अप्लाई करेंगे और फॉलो अप करेंगे, याद रखना है, फॉलो अप करेंगे। ये हम लोग बुक में लिखवाएंगे आपको पूरा। तो ये हम लोग के पास 7 स्टेप है, याद रखना प्लानिंग के। ठीक है, प्लानिंग के या स्टेप को एक एक करके याद रखेगा। ये प्रोसेस को या स्टेप है, प्लानिंग प्रोसेस या प्लानिंग स्टेप एक ही बात है कि स्टेप और प्लानिंग प्रोसेस, तो 7 स्टेप है जो हम लोग यहाँ लिखे हैं। इसी तरह सबसे पहले उद्देश्य तय करेंगे, उद्देश्य के बाद हम लोग पूर्वानुमान लगाएंगे, पूर्वानुमान लगाने के बाद वैकल्पिक मार्गों को समझेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर उसमें से चुनाव करेंगे, चुनाव करके उसको लागू करेंगे, लागू करके उसको फॉलोअप करेंगे। यही काम हमको प्लानिंग के अंदर है। नियोजन के उद्देश्य बताइए, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो भैया प्लानिंग का पहला उद्देश्य है भविष्य में जो काम करेंगे वो निश्चित हो, सर्टेनिटी इन फ्यूचर वर्क। विशिष्ट दिशा, हमको स्पेशल गाइडेंस मिले, इसके लिए प्लान चाहिए। प्लान हमको चाहिए कि बोलता है कि सब में इस्टेब्लिश करेंगे, सब में हम कोऑर्डिनेशन, सब में समन्वय बनाने के लिए हमको प्लान चाहिए, ताकि हम सबको मिला के चल सकें। इकोनॉमी इन मैनेजमेंट बोलता है प्रबंध आसानी से सस्ते में और कम प्राइस में किया जा सके, फोरकास्टिंग किया जा सके, भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जा सके, इसलिए हमको प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग हमको इन सारे चीज़ों के लिए चाहिए बाबू लोग। अगला, एक अच्छी योजना का प्रमुख विशेषता। एक अच्छा प्लान क्या होना चाहिए देख लीजिए। एक गुड प्लान में क्या क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो एक अच्छा प्लान सब सिंपल होना चाहिए, एक अच्छा प्लान मितव्ययी यानी कम खर्चीला होना चाहिए, एक अच्छा प्लान उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए यानी उसका पहले से प्लान होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक अच्छा प्लान कॉम्प्रहेंसिव यानी बड़ा व्यापक होना चाहिए। एक अच्छा प्लान जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक अच्छे प्लान में लोचता होनी चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए। तो ये हम लोग पढ़ लिए चैप्टर 4। चैप्टर 5 में चलते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 5 में चलते हैं जिसका क्या नाम है बाबू लोग? ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, अधिकार का भारार्पण नहीं किया जाता, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो भैया अथॉरिटी सीक्रेट वर्क का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी जो गुप्त काम है, सीक्रेट वर्क है, उसका पावर कोई ट्रांसफर नहीं करता, बाकी सारे काम का पावर ट्रांसफर होता है, सारे वर्क का पावर ट्रांसफर होता है। भारार्पण किया जाता है, यानी हम भारार्पण का मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण। डेलीगेशन मतलब होता है जब टॉप ऑफिसर अपने कुछ अधिकार को अपने जूनियर को दे देता है, तो उसको भारार्पण बोलते हैं या डेलीगेशन बोलते हैं। तो भैया अभी बताएं आपको, भारार्पण किसका किया जाता था? अधिकार का। कोई आदमी अपना अधिकार ही ना जूनियर को देगा, तो अधिकार का याद रखना। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है,
यानी कौन सा ऐसा संगठन है जो कर्मचारी की इच्छा पर है, वो चाहे तो जुड़ सकता है और चाहे तो नहीं जुड़ सकता। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी की इच्छा पर है, वो चाहेगा तो जुड़ेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जुड़ेगा। संगठन में अनुशासन नहीं है, बताओ कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें अनुशासन नहीं होता है? तो यही वाला संगठन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन नहीं होता है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होता है तो वो कौन है? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का डिसिप्लिन नहीं होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है, याद रखिएगा। उपकरण उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। इन एन इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेब्लिश्ड बाई, बताइए कौन है जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तय करता है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉप लेवल मैनेजमेंट तय करता है। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन व्हाट इज नेसेसरी, अच्छा डेलीगेशन होने के लिए क्या जरूरी है? तो अच्छा डेलीगेशन के लिए फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट है, एटमॉस्फेयर बढ़िया एक माहौल होना चाहिए, और क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे लिखा है अधिकार के भारार्पण का आशय अधीनस्थों का भारार्पण। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, बोलते हैं आप क्या देंगे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स को आप क्या देंगे? तो अपने सबऑर्डिनेट्स को हम देंगे काम और काम से संबंधित कुछ अधिकार। अपने जूनियर को हम डेलीगेट क्या करेंगे, क्या दे देंगे? तो जूनियर को तो कुछ काम देंगे और काम से संबंधित अधिकार देने को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब काम देना और काम से संबंधित अधिकार देना। प्रबंध का स्वतः विस्तार हो जाता है। जैसे ही आप अपने बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन लग दिया, डेलीगेशन कर देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? तो इसका आंसर डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अगर चाहते हैं कि आपका बड़ा बिजनेस बहुत बड़ा बन जाए तो आप उस यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन लगा दीजिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग पावर आप जूनियर को दे दीजिएगा ना, तो अपने फैला देगा वो बिजनेस को। जैसे मान लीजिए हमारा CWH एक जगह चल रहा है, हम चाहते हैं 6-7 जगह पे ब्रांच खोल दें, और हम इसमें अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग निर्णय ले सके, तो हम 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच। तो ध्यान रखना, अगर हम सब जगह अकेले सब चीज़ चेक करेंगे ना कि कहाँ पे एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम पढ़ाना बंद करना पड़ेगा हमको। और हम चाहते हैं हम अपना पढ़ाएं भी और सारा ब्रांच चले भी, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ ब्रांच हेड को सारा पावर दे देंगे, तुम डिसाइड करो क्या करना है, किसी का एडमिशन लेना है, फ्री पढ़ाना, तुम तय करो। तो जब हम इसको सारा पावर दे देंगे तो हम फ्री रहेंगे, क्योंकि हम सामने अपना हिसाब ले लेंगे। और अगर हम इसको डिसीजन लेने का पावर नहीं देंगे तो फिर हर चीज़ के लिए हमको फ़ोन करके पूछेगा कि सर बताइए क्या करना है। तो ऐसे में हम परेशान रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप मैनेजमेंट को एक्सप्लेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए, ऑटोमेटिक मैनेजमेंट बड़ा हो जाएगा। यानी बिजनेस बड़ा होता है डिसेंट्रलाइजेशन से। विकेंद्रीकरण देखो अभी बता रहे थे, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे आप अपने जूनियर को अधिकार तो देते हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार, डिसीजन लेने का पावर देते हैं कि हमसे पूछे बगैर तुम निर्णय ले सकते हो। तो जब कोई टॉप लेवल ऑफिसर अपना कुछ निर्णय लेने का अधिकार जूनियर को दे देता है तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, और केवल काम करने का अधिकार देगा तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। याद रखिएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर है। अधिकार अंतरण का मतलब होता है कि आपको काम करने का अधिकार मिला है कि काम आप कीजिए, निर्णय आप नहीं ले सकते। तो जब काम करने का अधिकार टॉप लेवल अपने से नीचे को देता है, जब काम करने का अधिकार वो जिसको बोलते हैं वर्किंग पावर देता है, तो वो कहलाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और जब निर्णय लेने का अधिकार देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अभी याद रखना सब लोग, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या, देखो यहाँ पे कि जो हम दे रहे हैं वो किस क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, डिसीजन लेने का अधिकार किसका दे रहे हैं, डिसीजन लेने का। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार एक पावर है। अधिकार का मतलब क्या है, पावर, हमको पावर मिला है। तो बोलता है अधिकार से अभिप्राय अपने अधीनस्थों को आदेश देने का तथा अपने पद के दायरे में रह के काम करने का अधिकार है। अनौपचारिक औपचारिक संगठन क्या, ऐसा संगठन जो सिस्टमेटिक बनता है, जिसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो जिसका काम सिस्टमेटिक चलता है, जो पॉलिसी के हिसाब से काम करता है, वो संगठन औपचारिक कहलाएगा। ठीक है, जो बिजनेस रिलेशन के कारण बनते हैं। अगला है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या भैया, तो संगठन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, संगठन कहलाता है, वो संगठन कहलाता है। किसी एक उद्देश्य के लिए प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है तो वो संगठन कहलाता है। अब देखिए लिखा औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से काम करता है तो फॉर्मल है, और जिसका कोई सिस्टम नहीं है वो इनफॉर्मल है। ये आपको
बिजनेस में मिलेगा, और ये बिजनेस के बाहर। इनफॉर्मल मतलब जिसका कोई माई बाप नहीं, ना कोई लीडर है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई नियम है, ना कोई चुनाव पद्धति है, कुछ नहीं, और जहाँ पे सब सिस्टमेटिक होता है वो कहलाता है फॉर्मल। तो देखिए लिखा है उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति अधिकारों के भारार्पण से होती है, यानी ये संगठन बनता है अधिकारों के भारार्पण से, और इसकी उत्पत्ति होती है पर्सनल रिलेशन से, व्यक्तिगत संबंधों के कारण। ये व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के कारण ये संगठन बन जाते हैं। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है, यानी हमारे बिजनेस का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, और ये व्यक्तिगत उद्देश्य या सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यानी ये संगठन ऐसे है जो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। स्थापना, यह प्रबंध द्वारा योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किया जाता है। इट इज इस्टेब्लिश्ड इन अ प्लान्ड मैनर बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसको प्लान वे में सिस्टमेटिक सोच समझ के स्टार्ट करता है, जबकि ये पर्सनल रिलेशन के कारण, व्यक्तिगत बातचीत के कारण बन जाता है। ये किधर से घुस गया? चौथा नंबर में अर्थ लिख दिया, अर्थ तो शुरू में ना होना चाहिए। अब लिखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में चकमा खा जाता है, लोग बोलता है सर दोनों में तो पावर ही ट्रांसफर होता है, दोनों में सच में दोनों में ऊपर वाला अधिकारी यानी टॉप लेवल ऑफिसर जो है अपना अधिकार देता है जूनियर को। तो ध्यान रखना, जब केवल काम का अधिकार, वर्किंग पावर मिलेगा, जब केवल आपको काम करने का अधिकार मिलेगा, काम कीजिए। जैसे आपको मान लीजिए हम रांची का हेड बना दिए, तो रांची में सब काम आप करवाइए, लेकिन निर्णय आप नहीं लीजिएगा, डिसीजन पावर आपके पास नहीं है, तो आपको मिला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन जब हम आपको काम और डिसीजन दोनों का पावर दे दिए, ठीक है, काम एवं निर्णय दोनों का पावर दे दिए, तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, काम और निर्णय मतलब आप हमसे पूछिएगा भी नहीं और सारा काम आप कर लीजिएगा। तो अगर केवल काम का अधिकार मिला है तो उसको बोलते हैं अधिकार भारार्पण, और अगर काम और निर्णय लेने दोनों का अधिकार मिला है, यानी वर्किंग और डिसीजन दोनों पावर मिला है, तो वहां पे होगा डिसेंट्रलाइजेशन। कोई दिक्कत है? डिसेंट्रलाइजेशन। बाकी लगभग दोनों में एक ही जैसा दिखेगा, आपको नीचे पढ़िएगा भी तो वही चीज दिखेगा। देखिए अधिकार भारार्पण में विकेंद्रीकरण की अपेक्षा छोटे अधिकार, यानी उसके तुलना में इसमें कम अधिकार होते हैं, उसके तुलना में इसमें कम अधिकार होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा अधिकार होते हैं। अनिवार्यता, अधिकार अंतरण बोला है कि अधिकार भारार्पण आवश्यक अवश्य होता है, क्योंकि सभी कार्य एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, तो अधिकार तो अंतरण करेगा, यानी हर व्यक्ति अपना अधिकार देगा ही देगा जूनियर को, लेकिन डिसीजन लेने का पावर दे देगा, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जबकि कोई व्यक्ति निर्णय, हम भी अगर किसी को रखेंगे तो बोलते हैं तुमको सब पावर है, लेकिन निर्णय तुम नहीं लेगा, निर्णय हम लेंगे। तो अधिकार हमेशा अंतरण होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है संगठन एक प्रक्रिया है, उसको समझाइए। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। एक बार टीम बना, उसमें से कुछ लोग निकलेंगे ही निकलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 50 लोगों का टीम बना लिए बहुत मेहनत करके तो 50 लोग आपके पास हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है। 50 लोगों का टीम बनाया, हो सकता है उसमें कुछ छोड़ दिए, कुछ किसी को दूसरे जगह अच्छा ऑप्शन मिल गया, चला गया, फिर नए लोग आएंगे, फिर टीम बनेगा, फिर निकलेगा, फिर आएगा, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। लोग आते हैं, टीम बिल्ड होता है, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, टीम बिल्ड होता है, चले जाते हैं, आते हैं, टीम बिल्ड होता है, चले जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? प्रोसेस है जो चलता रहता है। क्या अधिकार का भारार्पण किया जा सकता है? यस, अधिकार का भारार्पण किया जा सकता है। अभी तो पढ़ चुके हैं कि हम अपने पावर को अपने जूनियर को ट्रांसफर कर सकते हैं। यस, बोलता है कि पावर कैन बी ट्रांसफर टू जूनियर पर्सन। बोल रहा है संगठन क्या है, इसकी विशेषता बताइए। संगठन का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जो किसी एक उद्देश्य को की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसका विशेषता क्या है तो देख लीजिए। संगठन व्यक्तियों का समूह है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और बोलता है इट इज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसी अनुसार से यहाँ काम चलता है। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन एक साधन है, साध्य नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक मीन्स है, एंड नहीं। आप एक अच्छा टीम बना लीजिएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस मिल जाएगा, हाँ, लेकिन सक्सेस तक पहुंचने का एक बढ़िया रास्ता मिल जाएगा। संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन है। और ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एक ढांचा है और उसी ढांचे के अंदर हम लोग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ढांचा है। संगठन के प्रमुख लाभों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रबंधकीय कार्य क्षमता बढ़ जाती है, इंक्रीज मैनेजरियल इफिशिएंसी, मैनेजरियल इफिशिएंसी बढ़ जाएगी इसकी। दूसरा, विशिष्टीकरण के माध्यम से मानवीय प्रयत्नों का अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स थ्रू स्पेशलाइजेशन, विभिन्न क्रियाओं का अनुपातिक और संतुलित महत्व, प्रॉपर प्रोपोर्शनेट एंड बैलेंस एम्फेसिस ऑन वेरियस एक्टिविटीज, विकास को बढ़ावा, इनकरेजमेंट टू ग्रोथ और समन्वय को सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन।
अब फिर वही पूछ लिया है, अभी हम लोग बता चुके हैं सेंट्रलाइजेशन और अच्छा नहीं, सेंट्रलाइजेशन पूछा तो क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब जब सभी निर्णय का अधिकार एक व्यक्ति के पास होगा, ऑल डिसीजन मेकिंग पावर एक ही आदमी रखता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। निर्णय लेने की सभी शक्ति अगर एक व्यक्ति के पास हो तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। जैसे हमारे ट्यूशन में सारा डिसीजन हम अकेले लेते हैं, तो हमारे यहाँ लगता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कब लगेगा? जब आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा, छोटा होगा तब आप सब पावर अपने पास रख सकते हैं। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो क्या लगता है? सेंट्रलाइजेशन लगेगा। आप टाटा कंपनी में सेंट्रलाइजेशन लगाएंगे ना तो पागल हो जाएगा जो आदमी टॉप लीडर रहेगा, वो दिन भर फोन बजेगा। इसलिए बोला जाता है कि नहीं भैया, अगर हमारा कंपनी बड़ा है तो हमारे यहाँ एक आदमी सब कुछ नहीं तय करेगा, उसके लिए अलग अलग विभाग बने हुए, अलग अलग हेड बने हुए, तो वहाँ पे होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारा निर्णय हम नहीं लेंगे, सारा निर्णय के लिए हम अलग अलग व्यक्ति फिक्स कर दिए हैं। भाई सेल्स मैनेजर बना दिए, सेल्स संबंधित डिसीजन लेगा। प्रोडक्शन मैनेजर बना दिए, प्रोडक्शन संबंधित डिसीजन लेगा। मार्केटिंग मैनेजर बना दिए, मार्केटिंग संबंधित डिसीजन लेगा। परचेज मैनेजर बना दिए, परचेज का काम देखेगा। नहीं, हमने हर काम के लिए अलग अलग मैनेजर बना रखा है, इससे हमारा काम निश्चिंत हो गया। तो ये अगर आप पूरा निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति के पास रखेंगे तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत सारे लोगों को दे देते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। छोटे बिजनेस के लिए ये सूटेबल होता है, लेकिन ये बड़े बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। इसमें ग्रोथ का कोई चांस नहीं रहता है, इसमें ग्रोथ का चांस रहता है, क्योंकि जब बड़े बिजनेस के लिए सूटेबल है, आप हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति रखिएगा तो ग्रोथ का चांसेस इसमें ज़्यादा होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अंतर में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 6ठा नंबर चैप्टर नंबर 6। आज हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बाबू लोग। आज के क्लास में हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रैक में इसको देखिएगा। तो अब बोला है कि कर्मचारियों का चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज फॉर, किसके लिए? कर्मचारी का चयन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो सबके लिए ना। कर्मचारी तो सबके लिए चाहिए, चाहे टॉप लेवल ऑफिसर हो, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल, सबके लिए हमको नौकर चाहिए भैया। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स। बताइए, किसी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, ट्रांसफर है, तीनों डेवलपमेंट का पार्ट है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नियुक्तिकरण क्या है? स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना कि स्टाफिंग अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये तीनों तो ठीक ही लग रहा है, तो ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग आता है, तो ऑल ऑफ दीज मारेगा। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया था, यानी किसी व्यक्ति को नौकरी पर लाने के लिए जो खर्चा करते हैं वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए किसी आदमी को पहले लाएंगे नौकरी पर, फिर उसको ट्रेनिंग देंगे, तो इस सब में जो पैसा खर्च होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि भाई ये निवेश है, अगर ये वर्कर अच्छा काम कर गया तो हमारे लिए रिटर्न अच्छा दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? इसमें से कौन है जो स्टाफिंग का काम नहीं है? तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग स्टाफिंग का काम है, लेकिन प्लानिंग स्टाफिंग का काम नहीं है। कोई भी बता देगा इसको कि भैया ये प्लानिंग स्टाफिंग का काम नहीं होगा। नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग क्या है बताइए? नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, या व्यक्तियों को काम पर लगाना, तो व्यक्तियों को काम पर लगाना, ये हमारा है मेन काम। प्रशिक्षण की विधि, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, 2 तरह का ट्रेनिंग होता है, तो जॉब रोटेशन ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तीनों के तीनों मेथड हैं ट्रेनिंग के, तीनों के तीनों क्या है? मेथड हैं ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग के 3 मेथड्स हैं। प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। किस तरह का प्रोसेस है? ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है बाबू लोग, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ बताइए, स्टेट द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। बोलता है प्रशिक्षण संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा कर्मचारी किसी विशेष काम को आसानी से, यानी ट्रेनिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को पूरा कर लेता है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी काम को बेहतर तरीके से पूरा कर लेता है, वो है ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग लोगों के अंदर काम करने के स्किल, नॉलेज को बढ़ाता है। ट्रेनिंग किसी व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, नॉलेज को बढ़ाता है, स्किल को बढ़ाता है। रिक्रूटमेंट क्या? भर्ती वह प्रक्रिया है, भर्ती एक रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम वर्कर को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, ताकि वो हमारे यहाँ आवेदन दे सके, एप्लीकेशन दे सके नौकरी के लिए। तो जब किसी वर्कर को हम समझाते हैं कि आप हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आइए और नौकरी के लिए फॉर्म भरिए, तो नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं, याद रखना, रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। तो बोलता है रिक्रूटमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग पर्सनल, यानी रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे हम अच्छे लोगों को सर्च करते हैं और उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली पद पर फॉर्म डालने के लिए प्रेरित करते हैं। ये है रिक्रूटमेंट।
भर्ती के दो स्रोत हैं, यानी दो जगह से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एक कंपनी के अंदर से ही वर्कर को उठा लेंगे, कंपनी के बाहर से। वर्कर को अंदर से उठाने का तीन ही तरीका हो सकता है, या तो प्रमोशन दे दीजिए, या तो ट्रांसफ़र कर दीजिए, समझ गए, या तो प्रमोशन, या तो ट्रांसफ़र, या तो डिमोशन। और बाहर से कैसे ला सकते हैं, तो बाहर से तो नए नए लोगों को लाने का तरीका है। तो बोलता है कार्य पर प्रशिक्षण क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग मतलब है काम करके सिखाओ, यानी जो भी वो सीख रहा है उसको करके सिखाओ, ट्रेनिंग नहीं देंगे, करते करते सिखाएंगे, उसको बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे देख देख के सीख जाता है काम कैसे होता है। प्रशिक्षण के महत्व बताइएगा। ट्रेनिंग दे के किसी वर्कर को लेकर जाते हैं तो उसका फायदा है, तो भैया उसका फायदा ये है कि उत्पादन क्षमता और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। ट्रेंड वर्कर प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ाएगा और प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी। मनोबल में वृद्धि, इंक्रीज इन मोरल, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वर्कर का अगर ट्रेंड रहेगा तो। आगे कर्मचारियों की भर्ती और चयन में स्पष्ट अंतर बताइए। तो बताइए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, तो रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो बढ़िया सर्च करते हैं, अच्छे इंप्लॉय को सर्च करते हैं, बढ़िया इंप्लॉय को सर्च करते हैं कि कौन बढ़िया इंप्लॉय है, और उसको मोटिवेट करते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खाली पद पर आवेदन दे सकते हैं। आवेदन खाली एप्लीकेशन डलवाते हैं इससे। और ये एक नेगेटिव प्रोसेस है जहाँ हम वर्कर को छांटते हैं, किसको लेना है और किसको हटाना है। यानी सिलेक्शन इज अ नेगेटिव, सिलेक्शन एक ऐसा प्रक्रिया जहाँ पे यानी नौकरी यहाँ पे मिलेगा। अगर सिलेक्शन हो गया मतलब नौकरी हो गया। सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ जितने अप्लीकेंट्स हैं, जितने लोग नौकरी के ला रहे हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, कुछ को नौकरी देते हैं, कुछ को हटा देते हैं। तो ज़्यादा हटाने वाला है, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। अब लिखा है वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होता है, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण क्या होता है, व्हाट इज वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो बोलता है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण केंद्र की अवधारणा यह है कि वास्तविक नौकरी पर रखे जाने के बाद जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा उसको पहले सीख लो। यानी जब आप नौकरी में जाओगे तो जो जो प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा उसको पहले सिखा देना कहलाता है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। यानी बताइए आप, अगर हम मैनेजर बन रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं, या पुलिस में है, मान लीजिए हम डीएसपी बन गए, तो डीएसपी बन गए तो नौकरी में जब जाइएगा ना फील्ड में, तो आपको बहुत सारा चैलेंजेस मिलेगा। तो वो पहले से आपको ट्रेनिंग दे के भेजेगा कि बहुत सारा भीड़ अगर हंगामा करने लगे, मान लो किसी का नहीं देखते एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा थाना में जाम कर देता है, उस समय कैसे कंट्रोल में रखिएगा। आप गुस्सा मत कीजिए, उसमें कंट्रोल में रहिए। सब ये पुलिस प्रशासन हाय हाय गाली गलौज शुरू कर देता है जनता, उसमें आप कैसे कंट्रोल में रहिएगा। वो सारा चीज़ आपको पहले सिखाया जाता है। तो जो परिस्थिति आने वाले समय में आने वाला है उसको पहले से ट्रेंड कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण के तीन लाभ बताइए। तो अगर हम वर्कर को ट्रेंड करेंगे तो पहला फायदा होगा जॉब सेटिस्फेक्शन, उसको काम करने में मजा आएगा। दूसरा इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, उस वर्कर का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, उसका बाजार मूल्य बढ़ेगा, और दुर्घटना कम होगी, एक्सीडेंट कम होगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। अगला क्वेश्चन है भर्ती से आप क्या समझते हो और इसके बाह्य स्रोत का वर्णन कीजिए। भाई भर्ती का मतलब फिर बताया, रिक्रूटमेंट का मतलब है कि हम अच्छे लोगों को सर्च करेंगे, उसको संस्था में खाली पद के लिए आवेदन देने के लिए प्रेरित करेंगे, यही रिक्रूटमेंट है। इसके एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बात कर रहा है, तो भाई एक्सटर्नल सोर्स का मतलब बाहर से वर्कर को लाना। तो बाहर से वर्कर को लाएंगे, उसके लिए देखिए ये सब तरीका हो सकता है। या तो हम फॉर्मर एम्प्लॉय, पुराने जो एम्प्लॉय थे उसको टच करेंगे, या तो अभी जो प्रेजेंट एम्प्लॉय काम करे इसका कोई रिलेटिव को उठा के लाएंगे, या तो कारखाने के बाहर, गेट के बाहर जो है स्टॉल लगा देंगे कि भैया यहाँ नौकरी के लिए खाली जगह है, आ जाइए। या तो कॉलेज में जाएंगे, जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाके कैंपस सिलेक्शन करेंगे, या तो रोजगार कार्यालय के जरिए। यानी ये सब जरिया है जहाँ से हम बाहर से वर्कर को ला सकते हैं। ये सब तरीका है जहाँ हम बाहर से वर्कर को ला सकते हैं, ये सब तरीका है। कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया बताइए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देख लीजिए प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन को चेक करेंगे। जो व्यक्ति आया है नौकरी के लिए तो आवेदन दिया होगा ना फॉर्म भर के, उसको चेक करना है। अगर ये सही पाया, देखिए ये सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है ना कि जहां आपका गलत हुआ वहीं से हट जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर एप्लीकेशन गलत भरा है तो वहीं से हट गया, और जिसका एप्लीकेशन सही होगा तो दूसरा उसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू फेल कर गया तो यहीं से हट गया, जो पास कर गया तो उसका होगा फिर एप्लीकेशन, बाकी जो वैकेंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। अगर यहाँ भरा गया उसके उसका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, रोजगार परीक्षा, परीक्षा में फेल तो कहानी खत्म, पास तो आगे होगा, फिर टेस्ट होगा, ये आपका रोजगार परीक्षा 2 बार लिखा गया, एक ही चीज़ होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर फेल तो वहीं से साइड हो जाइए, पास हो गया तो फिर रेफरेंस चेक होगा, रेफरेंस मतलब आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। अगर डॉक्यूमेंट चेक में फेल हो गया तो वहीं से खत्म, पास हो गया तो फिर मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में पास हो गया तो नौकरी मिल गया, फेल हो गया तो यहीं से खत्म। तो ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पास होते जाएगा तो आगे बढ़ते जाएगा, फेल हो जाएगा तो वहीं से क्या होगा, बात खत्म। अगला चैप्टर है डायरेक्शन। बोलता है कि नेता क्या होता है, निर्देशन इसको हम लोग बोलते हैं। नेता क्या होता है, जन्म लेता है, बनाया जाता है, दोनों। तो दोनों, नेता जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है। कुछ लोग बिजनेस लीडर बने हैं
नेता में क्या होता है? निपुणता होता है, दूरदर्शिता होता है, आत्मविश्वास, तो तीनों होता है। याद रखना, एक अच्छे लीडर में इंटेलिजेंस भी होता है, फोरसाइटनेस भी होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। अभिप्रेरण साधन के निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशन मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। मोटिवेशन किसके बेस पर होता है बताइए? तो ग्रुप के बेसिस पर, इंडिविजुअल के बेसिस पर, जॉब, तो तीनों होता है। बहुत बार ऐसा होता है जब आप ग्रुप में रहते हैं तो काम कर देते हैं, अकेले नहीं करते। कभी कभी इंडिविजुअल बेस पर मोटिवेशन होता है और कभी कभी जॉब के बेस पर मोटिवेशन होता है। प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। कौन सा है? तो क्लैरिटी चाहिए, कस्टी चाहिए, कंटिन्यूटी, तीनों चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेशन में तीनों चीज़ें। संदेश वाहन में न्यूनतम कितने पार्टी होने चाहिए? 2। कम्युनिकेशन में 2 लोग तो होने चाहिए जिससे बात करेंगे। अकेले बात करोगे तो पागल कहेगा लोग। 2 लोग होने चाहिए। प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, अच्छा कम्युनिकेशन जो होना चाहिए उसमें से कैसी भाषा है? क्लियर भाषा का उपयोग होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है नहीं होना चाहिए। इंप्रेसिव भाषा का उपयोग होना चाहिए, अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। नेता के पास सत्ता होती है। द लीडर हैज ऑथोरिटी। लीडर किस चीज़ का ऑथोरिटी रखता है? तो लीडर के पास फॉर्मल ऑथोरिटी होता है। कि कौन सा ऑथोरिटी होता है? फॉर्मल। प्रबंधक क्या होता है? बॉस होता है, सेना होता है या नेता? तो याद रखना, जितने मैनेजर हैं वो लीडर होते हैं, बॉस नहीं। बॉसिज्म का सिस्टम है ही नहीं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में बॉसिज्म का सिस्टम नहीं, मैनेजमेंट में लीडर का सिस्टम है। अंगूरी बेल संदेशवान कैसा होता है? तो इनफॉर्मल होता है। अंगूरी बेल मतलब इसको बोलते हैं ग्राफिफाइन कम्युनिकेशन जो है इनफॉर्मल होता है। डायरेक्शन क्या होता है भैया? निर्देशन क्या है? सर्वव्यापी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस, तो जी तीनों का तीनों होता है। डायरेक्शन जो है परवेसिव फंक्शन है, हर जगह से यूज होता है, लगातार परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है और कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, तो ये हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। अब बोल रहा है नेतृत्व से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? लीडरशिप एक क्वालिटी है कि आप अपने जूनियर से कैसे काम करा सकते हैं। लीडरशिप एक क्वालिटी है कि आप अपने जूनियर से कैसे काम करा सकते हैं। उस क्वालिटी को लीडरशिप बोलते हैं। नेता जन्म लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। निर्देशन से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? डायरेक्शन का मतलब है 4 चीज। डायरेक्शन का मतलब 4 चीज बताए थे आपको। डायरेक्शन मतलब 4 चीज, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। डायरेक्शन मीन्स 4 चीज याद रखना, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। नेतृत्व, अभिप्रेरण, और उसके बाद सुपरवाइजन जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यवेक्षण, और लास्ट में संदेश वाहन। ये 4 चीज होने चाहिए निर्देशन में। पर्यवेक्षण की परिभाषा, सुपरविजन क्या है? सुपरविजन, सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरविजन का काम है जहां काम हो रहा है ना वहां पे देखना, और ये देखना कि जो काम दिया गया है सारे वर्कर उसी के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई कमी है तो उसको बताना, गाइड करना, ये काम है। सुपर बोलता है सुपरविजन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉई एट द वर्क प्लेस। काम जहां हो रहा है वहां पे वर्कर को ऑब्जर्व करना, उसको गाइड करना, यही सुपरवाइजर का मेन काम है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो आप अपने टीचर के साथ करते हैं, जो आप अपने सीनियर के साथ, मतलब अपने ऑफिसर के साथ करते हैं। फॉर्मल जहाँ पे सिस्टमेटिक, आप अपने प्रिंसिपल के साथ कैसे करते हैं? मे आई कम इन सर, सब कुछ सिस्टमेटिक बात करते हैं, सर सर करके बात करते हैं, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और अपने दोस्त के साथ जो बात करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, और जो आलतू फालतू बात होने लगता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। निर्देशन की विशेषताओं को बताइए। इनुमरेट द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का पहला विशेषता है कि प्रबंध का महत्वपूर्ण काम है, और दूसरा प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर यह जरूरत होता है, आवश्यक होता है, और यह सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस। डायरेक्शन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे निर्देशन के किन्हीं तत्वों को समझाइए। तो डायरेक्शन के 4 एलिमेंट बताए थे आपको। पहला सुपरविजन, दूसरा लीडरशिप, तीसरा कम्युनिकेशन, और चौथा मोटिवेशन। मोटिवेशन 4 है, याद रखना। फिर से बता रहे हैं, 4 एलिमेंट है डायरेक्टिंग के। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो सिस्टम से चलता है, जो सिस्टम से मैसेज जाते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बात करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। हम सिर्फ खुद एडमिन मैसेज कर सकता है, बाकी कोई मैसेज नहीं कर सकता, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। और यूट्यूब क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई भी कुछ भी लिखने के लिए तैयार है, स्वतंत्र है ना, उसको आज़ादी मिली, कुछ भी लिख देता है। जैसे कल के आप लाइव में देख रहे होंगे कि फालतू फालतू बात लिखना शुरू कर दिया, तभी अचानक हम लाइव काट दिया, बोले फालतू बकवास। लेकिन फिर हमको लगा कि 2-4 बच्चे के चक्कर में बाकी बच्चों का भविष्य क्यों खराब करे, इसलिए हमने फिर से जो है सोचा कि चलो लाइव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसका कोई माई बाप नहीं, कोई भी आएगा कहीं से तुच्चा सा आदमी और मैसेज कर देगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। जिसका औकात अपना घर चलाने के नहीं, सीधा नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है,
प्रधानमंत्री गाली दे रहा है, घर चलाने को औकात नहीं, घर में बढ़िया से बाल बच्चों को खिला नहीं पा रहा है और सीधा मोदी को गाली दे रहा है, मोदी को चैलेंज कर रहा है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसका कोई माई बाप नहीं, कहीं से भी हो सकता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिसेस में यूज होते हैं, ठीक है, ये तरीके से होता है, इसमें सबको पता है कि कौन किसको बोलना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबको पता है कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में उसको पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ऐसे में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़्यादा खराब होता है, अफवाह फैलाता है, र्यूमर फैलाता है। ये कम्युनिकेशन र्यूमर फैलाता है, अफवाह फैलाता है ज़्यादातर, और ये कम्युनिकेशन परफेक्ट होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन जाता है जो परफेक्ट कम्युनिकेशन माना जाता है। आगे, एक पर्यवेक्षक के प्रबंध के प्रति क्या दायित्व है, बोलता है एक सुपरवाइजर मैनेजमेंट के प्रति क्या ड्यूटी रखता है। तो भाई एक सुपरवाइजर मैनेजमेंट के प्रति ये ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी उसका है कि कार्य प्रगति से अवगत कराता है, यानी नीचे जूनियर में लेवल में, फैक्ट्री लेवल में क्या काम हो रहा है, अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है कि सर ये काम हो रहा है। और क्या, अधिकारों के कार्यों में सहयोग करता है, यानी अपने अधिकारी जो हैं ऊपर वाले उनके काम में सपोर्ट करता है, नीचे कर्मचारियों से काम करवाता है और टारगेट को पूरा करता है। अंगूरी बेल संदेशवाहन का अर्थ बताइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्राफिफाइंग कम्युनिकेशन। अंगूर की तरह रहेगा, अंगूर के गुच्छे की तरह, अंगूर का गुच्छा समझते हैं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। अंगूर के गुच्छे की तरह रहता है, ऐसे फैला रहेगा, ऐसे इस तरह से मैसेजेस, मतलब वायरल वाला चीज़ जो देखे ना, वायरल हो जाना, ऐसे ही रहेगा कम्युनिकेशन, बहुत अलग होगा, ये वायरल टाइप का रहता है, ठीक है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है अंगूरी बेल। प्रभावी संदेशवाहन में सांकेतिक बाधा, अगर बढ़िया कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर हम अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, इसमें संकेत वाला भाषा में बाधा होता है, हम कुछ और बोल दिया और आप कुछ और समझ लिए, तो क्या क्या बाधा आ सकता है संकेत में। तो संकेत में कुछ कुछ बाधाएं आ सकती है, जैसे संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, इन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ मैसेज, हम मैसेज सही से नहीं बता पाए, आप नहीं समझ पाएंगे। विभिन्न अर्थों अर्थ सहित संकेतक, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटेड होता है जिसका 2-3 मीनिंग है, हम बोले कुछ और आप कुछ और समझ लिए। त्रुटिपूर्ण रूपांतरण अनुवाद, हम कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं, हम कुछ और आपको इंडिकेशन दिया और आप कुछ और उसका मीनिंग समझ लिए। अस्पष्ट संकल्पनाएं, बहुत सारे कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं है, वहाँ लोग समझ पाते हैं पता नहीं क्या बोल रहा है। तो ऐसे जब हम संकेतों से, यानी इंडिकेटिव जब हम कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से, तो बहुत सारी परेशानियां हमारी होती है, वो बहुत अच्छा नहीं रहता। उसके कुछ बैरियर्स हैं, कुछ बाधाएं हैं, उसकी कुछ बैरियर्स हैं, कुछ बाधाएं हैं, ठीक है। अगला, अभिप्रेरण क्या है और उसके विभिन्न सिद्धांतों को समझा। अभिप्रेरण एक ऐसी कला है जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन एक ऐसा इंटरनल फीलिंग्स है जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो मोटिवेशन एक ऐसा इंटरनल फीलिंग है जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसी को हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन के क्या क्या सिद्धांत है, तो बहुत सारे सिद्धांत है, जिसमें से आपको पढ़ना अब्राहम मास्लो का सिद्धांत, अब्राहम मास्लो का सिद्धांत पढ़ना आपको, यहाँ पे देख लीजिए। पहला है कि अभिप्रेरण एक सतत प्रक्रिया है, मोटिवेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा, अभिप्रेरण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है, मोटिवेशन सबके अंदर है, वो कभी कभी मोटिवेशन आ जाता है। संपूर्ण व्यक्ति मोटिवेट होना या उसका एक भाग, दो चीज़ हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे के पूरे मोटिवेटेड होते हैं, जब भी मोटिवेशन होता है तो पूरा व्यक्ति मोटिवेट होता है, एक पार्ट नहीं। ऐसा नहीं कि हाथ मोटिवेट हो गया और बाकी मोटिवेट नहीं, हाथ काम करने के लिए तैयार है बाकी चीज़ नहीं, मोटिवेट होंगे तो पूरा मोटिवेट। तो बोलते हैं मोटिवेशन पूरे बॉडी का होता है, एक चीज़ का नहीं। मोटिवेशन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, जो समझेगा सोचेगा वही मोटिवेट होगा, यानी दिमाग वाला काम है, बेवकूफ़ों का काम नहीं है। अभिप्रेरण विविध प्रकार का हो सकता है, मोटिवेशन बहुत सारे टाइप्स का, सच है। नेगेटिव मोटिवेशन हो सकता है, पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। तो मोटिवेशन वो बहुत सारे टाइप्स के हो जाते हैं। अब हम लोगों को बोला निर्देशन क्या है और इसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। व्हाट इज डायरेक्शन, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट। निर्देशन क्या है, तो निर्देशन का मतलब होता है जब कोई अधिकारी अपने जूनियर को निर्देश देता है कि कैसे काम करना है, किस प्रकार काम करना है, तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है निर्देशन। और निर्देशन मतलब होता है कि आप अपने जूनियर को गाइड कर रहे हैं, आप अपने जूनियर को पथ प्रदर्शित कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। निर्देशन के 4 तत्व हैं जो आपको बताए थे, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, 4 फैक्टर है, याद रखिएगा। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। एक अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए, तो एक अच्छा नेता में नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे फ्री मिलेगा। एप्लीकेशन पे जो प्रोसेस था अकाउंट्स का पीडीएफ और इकोनॉमिक्स का पीडीएफ का, ये सेम पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे फ्री मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो याद रखिएगा, अकाउंटेंसी का जो महामैराथन हुआ था उसका तीसरा या चौथा वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दिए, तो जाकर देख लीजिएगा प्रोसेस और वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पीडीएफ देखिएगा, ठीक है। तो एक अच्छा नेता वो होता है जिसके पास ज्ञान होना चाहिए, एक अच्छा नेता होता है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए,
एक अच्छा नेता वो होता है जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा नेता वो होता है जिसका इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। और एक अच्छा नेता वो होता है जिसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एक बार किसी से मिले तो अपना दीवाना बना ले। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर बाबू कंट्रोलिंग। नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? तो भाई एम्प्लॉई कंट्रोलिंग, जब कंट्रोलिंग करने लगेंगे तो एम्प्लॉय उसका विरोध करता है। कंट्रोलिंग का एम्प्लॉय क्या करता है? विरोध। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाई। तो भाई कंट्रोलिंग कौन करेगा? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, तो सब टॉप वाला अपने जूनियर को करेगा, सब अपने अपने जूनियर को। कंट्रोलिंग हर जगह इस्तेमाल होता है, हर मैनेजमेंट के लेवल में कंट्रोलिंग इस्तेमाल होता है। नियंत्रण प्रबंध का कंट्रोलिंग क्या है? लास्ट स्टेप है और प्रैक्टिकल स्टेप है। मतलब प्लानिंग जो है थियोटिकल स्टेप है, लेकिन कंट्रोलिंग प्रैक्टिकल। प्लान बोलता है प्लान बनाओ, लेकिन कंट्रोल में अप्लाई करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। नियंत्रण प्रबंध का लास्ट काम है, कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का लास्ट काम है। प्रभावी नियंत्रण, एक अच्छा कंट्रोलिंग कैसा होता है? तो एक अच्छा कंट्रोलिंग डायनेमिक होता है। एक अच्छा कंट्रोलिंग क्या होता है? रुक 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 एक अच्छा कंट्रोलिंग स्थिर होना चाहिए, प्री डिटरमाइन होना चाहिए नहीं। एक अच्छा कंट्रोलिंग डायनेमिक होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा हम चेंज करते चले जाएंगे। बजट कितने दिन के लिए बनाया जाता है? तो बजट एक निश्चित तिथि के लिए बनाया जाता है जो 1 साल का होता है। बजट एक निश्चित तिथि के लिए तैयार किया जाता है जो 1 साल का होता है। बजटीय नियंत्रण प्रबंध का एक क्या है? स्थानापन्न है। बजट नहीं, हिस्सा कार्य, टेक्निक बोल सकते हैं, तकनीक होना चाहिए। चलो कार्य भी बोल दो। बजटीय नियंत्रण प्रबंध का नहीं, कार्य नहीं, कार्य नहीं है। बजटीय टेक्निक प्रबंध का एक क्या है? सब्स्टिट्यूट है। बजटीय टेक्निक प्रबंध का एक क्या है? सब्स्टिट्यूट है, काम नहीं है बाबू। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता आवश्यक होती है। इन बिजनेस इंटरप्राइजेस कंट्रोलिंग इज नीडेड। बताइए, बिजनेस को कंट्रोल का जरूरत कब पड़ता है? बिजनेस स्टार्ट करते समय नहीं, बिजनेस के संचालन में, या वर्ष के अंत में, या निरंतर? तो निरंतर बोल सकते हो, हमेशा जरूरत पड़ता है। नियंत्रण का पहला उद्देश्य क्या है? नियंत्रण का पहला उद्देश्य है वेरिएशन नहीं, डेविएशन नहीं, रेक्टिफिकेशन। नियंत्रण का उद्देश्य है कि भाई गलती जो है उसको सुधारा जाए। नियंत्रण का पहला उद्देश्य है कि गलती जो है वो उसको क्या किया जाए? सुधारा जाए। जो गलती हो चुकी है उसको सुधारा जाए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण पीछे देखने का काम है? तो भैया कंट्रोल हम किसका करेंगे बताइए? जो काम हो चुका है उसी का ना। जो काम इधर हो रहा है, हो चुका है, मान लीजिए कोई गलती आप कर दी है, तो इसको ना कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोलिंग में पीछे ना देखेंगे, आगे नहीं। कंट्रोलिंग करेंगे आगे के लिए, लेकिन देखेंगे पीछे। तो कंट्रोलिंग में पीछे, यानी हम जो काम हो चुका है उसी को देख के तो पता लगाएंगे। तो कंट्रोलिंग पीछे देखने का काम है। नियंत्रण कैसे आगे देखने का काम है? बहुत लोग बोलता है कंट्रोलिंग आगे, तो हम पीछे के परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके आधार पर आगे को कंट्रोल करेंगे कि अब अभी तक जो गलती हो गया सो हो गया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बोला जाता है कि कंट्रोलिंग आगे देखने का काम भी है। या क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंट्रोलिंग रेगुलर चलेगा? बिल्कुल, कंट्रोलिंग हमेशा करना पड़ेगा। एक बार करके छोड़ दीजिएगा तो वर्कर गड़बड़ कर देगा। तो कंट्रोलिंग आपको हमेशा करना पड़ेगा। वर्कर को एक बार कंट्रोल किए, फिर चेक कीजिए, फिर कंट्रोल किए, फिर चेक किए, यानी हमेशा चेक करते रहिए कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है। इसलिए इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग का अर्थ समझाइए फिर। कंट्रोलिंग का मतलब, तो बोलता है नियंत्रण एक तकनीक है जिसके उपयोग से या सुनिश्चित जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समस्त गतिविधियों की प्रगति पथ पर है और पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप है। बोलता है कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ टेक्निक यूज टू इंश्योर दैट द प्रोग्रेस ऑफ ऑल एक्टिविटी इज ऑन ट्रैक एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। अब शॉर्ट आंसर में बोलता है स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के क्या उद्देश्य है भैया? तो कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि योजना के अनुसार काम हो सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल एज पर प्लानिंग। कंट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि साधनों का सही उपयोग हो सके। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि इंटीग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सके, उद्देश्यों को एक साथ एकीकृत किया जा सके, उद्देश्यों को एक साथ एकीकृत किया जा सके। अब एक है नियोजन का कार्य आगे देखना है, प्लानिंग आगे देखना है, और कंट्रोलिंग पीछे देखना है। क्यों? एक्सप्लेन कीजिए। तो भाई जब भी हम प्लान बनाएंगे तो आगे का बनाएंगे, और कंट्रोल करेंगे तो पीछे का करेंगे। यही बात को यहाँ लिखना है कहानी बना के, कि प्लानिंग जब भी करेंगे तो फ्यूचर के लिए, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य को देख के है, और कंट्रोलिंग जब भी करेंगे तो बैक के कामों का करेंगे, इसलिए ऐसा है। ठीक है। प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक, बजटरी कंट्रोल को समझाना। बजटरी कंट्रोल क्या है? तो भैया मैनेजमेंट में अगर कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो उसमें एक तरीका है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब हम अपने वर्कर को बजट बना के दे देंगे और वर्कर को बोलेंगे कि तुम इसी बजट के अनुसार काम करो। अगर, और जब पहले हम बजट बना के दे दिए, फिर वो काम किया, फिर दोनों को मिलाएंगे, देखेंगे हमने जो बजट दिया है उसी के अनुसार काम हो रहा है या कुछ चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ तो कंट्रोलिंग करेंगे कि क्यों चेंज हो रहा है भाई,
तो बजटरी कंट्रोल एक ऐसी तकनीक है जहां पे हम वर्कर को पहले से बजट बना के दे देते हैं कि ये काम करना है, इतना रुपया में काम करना चाहिए। अगर बजट फेल हो रहा है या कम में काम कर दे रहे हैं या ज़्यादा में, तो कंट्रोलिंग जरूर करेंगे। कम में काम किया, शाबाशी दीजिए। ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, जितना बजट था उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो उसको पूछिए क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ। तो बजटरी कंट्रोल एक ऐसे टेक्निक है जिसमें बजट पहले दे दिया जाता है और उसी के अनुसार वर्कर को काम करना होता है। अगर वो उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दे रहा है तो फिर कंट्रोलिंग का जरूरत है, उससे कम किया तो शाबाशी का जरूरत है। मास्टर बजट क्या होता है? बोलता है सारे बजट का एक बजट, सारे बजट को मिला के एक बजट जो बनता है उसको मास्टर बजट बोलते हैं। संपूर्ण बजट का एक बजट जो बनता है, यानी सारे बजट को मिला के एक ही बजट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मास्टर बजट। सारे बजट को मिला के एक बजट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मास्टर बजट। याद रखना बाब लोग। चलिए अब हम लोगों को ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। याद रखना अगले पार्ट बी में चलेंगे। जो अगला महातांडव का लेक्चर आएगा उसमें पार्ट बी नजर आएगा। पूरा पार्ट बी एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग महातांडव मचाएंगे फिर से, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको जैसा क्लास लगा कमेंट में जरूर लिखिए और 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो बहुत सारा चीज़ फिर से एकदम पूरा का पूरा दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। और शाम में तैयार रहिए लाइव क्लास के लिए।